आज की क्लास में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए एक न्यू टॉपिक मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अब न्यू भी है और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट के साथ इंटरकनेक्टेड भी है और आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में अपना इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस टर्म को जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें ये अपने आप में भी क्लियर करने का काम कर रहा है। यहाँ हमने टर्म कौन सा यूज किया है, केमिकल से रिलेटेड है, ऑब्वियस है। ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस है यहाँ पे। और हाइपोथेसिस हमने लिखा है, ना तो हमने इसको लॉ बोला है और ना ही हम इसको थ्योरी बोल रहे हैं। तो दो बातें हैं इसमें। पहली बात कि ये हाइपोथेसिस अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी जो अर्थ साइंस होता है, नॉट जूलॉजी, जूलॉजी तो खैर है ही है, जूलॉजी तो पढ़ ही रहे आप, बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी भी तो है ही आपकी किताब में, ठीक है। तो अगर कहीं किसी साइंस सब्जेक्ट में हाइपोथेसिस, क्योंकि हिस्ट्री में जो था सो था वो पढ़ना होता है, इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होती। हाइपोथेसिस जो वर्ड है वो जब भी आपने देखा होगा, ये टर्म है जब भी आपने देखा होगा तो साइंस में देखा है आपने, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये इसका जो साइट है वो हम कहाँ देखेंगे, थैलाकोइड में देखेंगे। तो हाइपोथेसिस और थैलाकोइड, आपको लगता है कि जो क्लोरोप्लास्ट एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और अगर आप इसको बिल्कुल ही सुपर जूम करके या सुपर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको वहां पे ये पता चलता है कि ठीक है, जो थैलाकोइड्स हैं और हमें जो थैलाकोइड यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे इसकी बात मैं कर रही हूँ, जो यहाँ पे इतने सारे थैलाकोइड्स हैं, तो ये डायग्राम है, ये इतना क्लियर माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो इतना इजी और इतने क्लियर तरीके से आपको दिखता नहीं है। ये आपको समझाने के लिए एक डायग्राम है जिसकी मैंने हेल्प ली है आपको ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब हाइपोथेसिस बोलने का मतलब एक सोच है जिसमें आपको ये समझाया गया है कि अगर आप एक थैलाकॉइड को देखना स्टार्ट करते हैं और इसका कोरिलेशन, अब हवा में भी कोई किसी बात को नहीं बोल सकता, तो इसका अदर कॉन्सेप्ट के साथ क्या है, कोरिलेशन भी है। तो एक दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे कौन सी बताई कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपके पास क्या है, थैलाकॉइड है, तो H प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा ब्लर है बट आपके सामने एनसीईआरटी की बुक भी और आपको पता ही चल रहा है, माइनस तो नहीं है, ये प्लस ही है, ठीक है। तो प्लस 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 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, प्रोटॉन है तो ऑब्वियस है कि H प्लस ही होगा, H माइनस तो कभी आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। तो ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम फोटोसिंथेसिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और एक बात हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, मैं क्या बोल रही हूँ अब समझेंगे ध्यान से। ये पिंक एक बाउंड्री जो आपको यहाँ पे आपके बुक में दिखाया जा रहा है, ये वन थैलाकॉइड है। कितनी बात समझ आई है बच्चे को? आपको जो यहाँ पे ये पिंक डायग्राम दिख रहा है, ये वन थैलाकॉइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट, जैसे कैसे मैंने आपको एक एक स्टेटमेंट सिखाते हुए मैं ये चैप्टर यहाँ तक लेके आई हूँ, उसी तरीके से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में मैं जो पहला स्टेटमेंट आपको सिखाने वाली हूँ, आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाने वाली हूँ वो यहाँ पे ये है कि हाउ इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बन रहा है यहाँ पे एटीपी, इज कनेक्टेड विद दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोला मैंने? आपको जो डायग्राम में दिख रहा है वही बोला मैंने, कुछ नया बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला? आपको जो यहाँ पे एटीपी बनता हुआ दिख रहा है, इस एटीपी का सिंथेसिस और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के बीच में क्या कनेक्शन है? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, कल को अभी आप एक छोटे वाले लेज जो चिप्स आता है ना, उसका पैकेट आप मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। 5 रुपए का भी आपको मिल जाता है, जबकि 5 रुपए में कुछ मिलता नहीं है आजकल, फिर भी 5 रुपीज में तो मिल ही जाता है आपको, ठीक है।
कल को कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट में जो पोटैटो है उसका प्राइस 200 रुपीज़ केजी हो जाए, तो अगर उसका प्राइस 200 रुपीज़ केजी हो जाए तो आपको लगता है कि तभी ये चिप्स का पैकेट आपको 5 रुपीज़ ही पैकेट मिलेगा? क्या लगता है आपको, मिलेगा क्या 5 रुपये का? सवाल ही नहीं उठता है। अब वहाँ पे जब इस पैकेट का जो प्राइस है वो बढ़ के सीधा 5 से 20 चला जाएगा या सपोज कीजिए 50 चला जाएगा, तो आप शॉपकीपर से पूछेंगे, बोलेंगे भाई इतना महंगा क्यों कर दिया? तो वो आपको क्या बोलेगा, क्यों तुम पोटैटो नहीं खाते क्या, आलू नहीं खाते क्या? नहीं पता है कि इसका प्राइस बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस है प्रोसेसिंग वहाँ तक गया, सब कुछ जोड़ जाड़ के वो अपना करके आपको देंगे वहाँ पे कॉस्ट बना के फिर से। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि इस एक आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में जो एक पैकेट आपको मिला चिप्स का, उसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली किसके साथ कोरिलेटेड हो गया, पोटैटो के प्राइस के साथ। तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से एटीपी बन रहा है, सो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज तो होगी ना जो एटीपी के बनने को भी अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, कि अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट है तो एटीपी बनेगा, नहीं नहीं प्रोटॉन ग्रेडियंट है तो एटीपी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसको टारगेट किया है, यहाँ पे हमने जो टारगेट किया है आज की क्लास में थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। मेरे ख्याल से जब तक पीरियड नहीं ओवर हो जाता काउंटलेस टाइम तो मैं बता ही दूंगी आपको, मतलब थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड तो मैं बोल ही दूंगी। कि आपसे अगर कोई पूछे कि मेंशन द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, या फिर विच ऑर्गेनल इज कंसर्न्ड विद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो आप आंख बंद करके भी वहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड तो बोल ही सकते हैं। इतनी बार तो रिपीट में कर ही दूंगी, अभी भी आपको याद हो ही गया होगा, कुछ नया तो मैं बोल नहीं रही हूँ, तब से आपको दिख ही रहा है आपको। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, बस उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको कहाँ दिख रहा है, इनसाइड द थैलाकोइड ज्यादा दिख रहा है, आउटसाइड द थैलाकोइड दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? ठीक है, वेरी गुड, मैंने नहीं बोला आपको, आप खुद ही बोल रहे हैं। आपने जो यहाँ पे डायग्राम देखा है उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगी आगे जाके कि एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन is more inside the membrane या inside the membrane of the thylakoid। और इसको मैंने आपको एक और बात सिखाया था, कहीं पे भी ऐसे अगर स्पेस लाइक होता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ल्यूमेन है यहाँ आपके पास, तो बोलने का ये मतलब हो गया कि विद इन द ल्यूमेन या इनसाइड द ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के अंदर क्या है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है। तो जब ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे आगे जाके एक एंजाइम का यहाँ पे नाम लिखा है, उसका नाम है एटीपी सिंथेज। क्या नाम है इसका? एटीपी सिंथेज। ठीक है, इस एटीपी सिंथेज को भी हम और एनालाइज और डिटेल करके देखेंगे। इस एटीपी सिंथेज को ये ट्रिगर करने का काम करेगा, थोड़ा सा मतलब जीरो लेवल ही आप समझ सकते हैं, उस पर जाके मैं लिख देती हूँ, एक दो पॉइंट ज्यादा नहीं, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अचानक से आपको ऐसा लगेगा पता नहीं एक साथ इतना सारा मैम ने बोल दिया, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहले तो मैं हेडिंग भी देंगे, कॉस्मेटिक हाइपोथेसिस। देखिए इसमें क्या है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में सबसे पहली चीज, दिस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब आप समझिएगा, ये एक सोच है, अगर हम ऐसे बोले ये थॉट है, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या दिस हाइपोथेसिस explains the connection between connection between this hypothesis explains the connection between
आपको अंदर क्या दिखा था वहां पे? H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोटोन ग्रेडियंट हम लोग लिख लेते हैं इसको, प्रोटोन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेसिस। कि एटीपी सिंथेसिस और प्रोटोन ग्रेडियंट के बीच में कनेक्शन क्या है, अगर हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो किसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? थैलेकोइड के मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब ऑब्वियस है कि हम इसके बेसिस पे एक और पॉइंट इसी पॉइंट से लिख सकते हैं कि एटीपी सिंथेसिस इज कंसर्न्ड विद मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। ये मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको जो अभी अभी डायग्राम में आपने देखा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो प्रोटोन एक्यूमुलेशन है, इन दिस हाइपोथेसिस proton accumulation is towards accumulation मतलब इकट्ठा होगा यहाँ पे, is towards inside the thylakoid membrane, या उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। ये मैंने अभी ना दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट भी नहीं बोल सकते, ये तो डायग्राम ही देखिए। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है कि आप कैसे इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, बस आपको एक डायग्राम याद रखना है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, अभी हम क्लोरोप्लास्ट का सीख रहे हैं। थैलेकोइड बोलने का क्या मतलब है? माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? थैलेकोइड बोलने का क्या मतलब है? ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ाई कर रहे होते तो वहां हम मैट्रिक्स बोलते, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते, क्रिस्टा बोलते, क्रिस्टी बोलते, थैलेकोइड तो नहीं बोलते हम। तो थैलेकोइड बोलने का साफ सीधा सा मतलब है कि हम यहाँ पे डिस्कशन क्लोरोप्लास्ट के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे क्रिस्टा, क्रिस्टी या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये तो दो बातें हैं ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर आप एटीपी का सिंथेसिस देखना चाहते हैं, तो एटीपी के सिंथेसिस से क्लोरोप्लास्ट भी एसोसिएटेड है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एसोसिएटेड है। तो अगर आपके दिमाग में एक क्वेरी अराइज हो, कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि ये जो हमने प्रोटोन एक्यूमुलेशन और ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं हम इसकी बात नहीं कर रही, आगे पीछे आपको अभी कुछ नहीं सोचना है। मतलब जहाँ पे हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, वो हमने थैलेकोइड के अंदर बाहर की बात करी है। मतलब हमने यहाँ पे टारगेट पकड़ के किसको रखा हुआ है? थैलेकोइड को रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो थैलेकोइड आपके पास है, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एटीपी सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि पूरे सेल में दो ही ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? एटीपी सिंथेसिस के साथ। एक है आपका ये क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात आएगी, तो अभी हम पढ़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको सिखा ही सकती हूँ। क्या? एक मैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आपको शो करती हूँ, उससे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा और रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी के अभी याद आ जाएगा।
ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पता है सबको, तो बचपन से बनाते आ रहे हैं आप, है ना। इसको देख के कोई भी बच्चा बता सकता है हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया, इतना तो एटलीस्ट आप बता ही सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अभी अभी जैसे हमने बोला कि एटीपी का जो सिंथेसिस है, अगर हम सिर्फ प्लांट्स में कॉपीराइटेड बात करें तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन है। तो फिर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो ये फिर इसमें कहाँ होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम पढ़ेंगे या उसकी पढ़ाई जो हम करेंगे, तो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन है वो इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा। क्या बोलने का मतलब है, द स्पेस बिटवीन द इनर, यहाँ पे क्या है, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, और ये जो बाउंड्री है जो यूनिफॉर्म है, ये बाउंड्री क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे प्रोटॉन एक्यूमुलेशन आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में दिखेगा। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, देखिए अभी क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और वहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं राइज होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख रहे हैं तो ये एक साइड में इनर कैसे हो गया, दूसरे साइड में आउटर कैसे हो गया। मैं दोनों बातें बताती हूँ आपको, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा साइड करते हैं तो मैं बताती हूँ आपको मैं क्या बोलना चाहिए, इसको इधर कीजिए, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे इसके सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी साथ के साथ एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, H प्लस H प्लस H प्लस सारा कंसंट्रेशन दिख रहा है सारे बच्चों को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आप देख रहे हैं तो आपको जगह जगह पे H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस लिखा हुआ तो दिख ही रहा है आपको। अब यहाँ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट में एक और खासियत क्या है, क्लोरोप्लास्ट के केस में आपको पढ़ना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन कंसंट्रेशन, अगर हम डायरेक्टली बोले, the concentration of proton is more inside the thylakoid membrane। मतलब अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, अभी अभी जो आपने डायग्राम देखा है, तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन बाहर है या अंदर ज्यादा है, तो आप ही ने बोला अभी आंसर दिया, बोले आपके अंदर ज्यादा है। फिर ये सवाल उठता है कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है, मैम उसमें एरो बाहर देखिए, जाते हैं। नहीं समझे, देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है ना H प्लस H प्लस H प्लस बाहर की तरफ, तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, ये H प्लस ना एरो देख के बताया जा रहा है आपको, इसको शो किया जा रहा है। तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन जब हम देखेंगे तो ये एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, ये पूरा जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है ना, पूरा जो ये बीच का पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये किसका पार्ट है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है या नहीं है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये क्या है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। अच्छा इधर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, एक बार मैं इसको क्लियर करके फिर से बताती हूँ आपको, देखिए मैंने क्या बोला, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो आपको इसमें इस राइट साइड के डायग्राम में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की कोई लेबलिंग नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है, कोई दिक्कत किसी को, नो मैम। ठीक है। अच्छा ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें दिक्कत कोई किसी को, नो मैम। ठीक है। अच्छा ये अंदर जो हिस्सा है ये मैट्रिक्स का पार्ट है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। नो मैम। अब एक बात समझिए कि इसके अगर हम इतने हिस्से को काट दें यहाँ से ऐसे, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इतनी बात समझ आई। और यहाँ जो आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है वो यहाँ है। तो आपको जो बाहर अभी दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में सच्चाई क्या है यहाँ पे इस डायग्राम में, कि जो H प्लस का यहाँ पे एक्यूमुलेशन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
ये जो H प्लस का आपको एक्यूमुलेशन दिख रहा है, पता है ये H प्लस का एक्यूमुलेशन आपको कहाँ दिख रहा है? ये रहा। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इसमें ये नीट का क्वेश्चन है, इसमें दिख रहा है आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें H प्लस कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा दिखता है आपको, तो आपको बोलना है तो बाहर वाला तो बनाया ही नहीं इसने। बाहर वाला, अगर इसके बाहर हम एक और बाउंड्री खींच दें तो ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब मेरी बात आई समझ में? तो Yes, ma'am. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखना स्टार्ट करेंगे, दोनों में क्या फर्क हुआ? दोनों में देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो दोनों का स्ट्रक्चर ही डिफर कर रहा है, जब हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लेकिन जब हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कशन किया तो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन कंसंट्रेशन। और जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो जगह बनी हुई है ना, ये एक्चुअल में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। बोलने का क्या मतलब है कि आपको ये जो स्पेस यहाँ पे दिख रहा है ना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वही यहाँ पे खाली जगह छोड़ा हुआ है। अब आया समझ में? मेरी यस बात मैम। समझ आई सबको? चलिए, समझ आई तो बहुत इंटेलिजेंट है आप। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आया, ठीक है। तो एक लाइन, क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन और पूछा भी जाता है, तो एक लाइन हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे अभी। अभी मैंने बस आपको क्रीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टार्ट करा है, ठीक है। तो नोट करके मैं आपको इसके एक पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए। In the process of respiration, controls accumulate in the intermembrane space of the mitochondria। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर हमने, फिर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ आपको, हमने इसका मैट्रिक्स नहीं बोला है, हमने इसका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी नहीं बोला है, हमने यहाँ पे क्या बोला है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार पॉइंट भी अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये कब की बात हम कर रहे हैं? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक बहुत ही मार्केबल पॉइंट है आप लोगों के लिए हमेशा की। ये जो यहाँ पे लिखा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, याद रखिए इसको। ज़्यादा इंटरलाइन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि किसके केस में? माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई डाउट किसी को?
नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में हमें करना किसका है, थैला मतलब हम क्लोरोप्लास्ट वाला कर रहे हैं, बस इतना समझना है आपको। हम किसका कर रहे हैं अभी, हम लोग क्लोरोप्लास्ट का कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकॉइड है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हाँ एक और चीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम देखें तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, पता नहीं ये इतना ब्लर कैसे आ गया यहाँ पे, एक बार मैं और ट्राई करती हूँ, थोड़ा क्लियर होता तो अच्छा होता, दिखती नहीं होता, एक बार ट्राई करती हूँ। आपके सामने ना आपकी किताब में जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, सब जो बातें हैं वो कैसे इंटर रिलेटेड है, तो भी मैं समझाती हूँ आपको, देखिए। ये तो उससे भी ज़्यादा ब्लड दिखता है। अच्छा कोई बात नहीं, PS1 PS2 लिखा हो तो दिख ही रहा है सारे बच्चों, ये तो उससे भी खत्म है। अब मेरे ख्याल से शायद कुछ हो सकता है, नेटवर्क एरर जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। कुछ ठीक है तो नहीं, इसे कुछ तो ठीक ही है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ना आपको यहाँ पे PS1, इसकी बात मैं कर रही हूँ, ये PS1 और PS2 लिखा हुआ दिख रहा है, यस नजर आ ही Yes, रहा है ma'am. आपको। जिन बच्चों के लिए नया है तो मैं उनको बस पूछ ही रही हूँ, मैं उनके लिए भी पूछ रही हूँ कि कुछ आपको और दिमाग अगर नहीं भी लगाना तो आपको इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर होगी कि आपको यहाँ पे PS1 और PS2 लिखा हुआ दिख रहा होगा, बस इतना दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा जेड स्कीम हम लोग रिकॉल करते हैं। जेड स्कीम में मैंने आपको एक बात सिखाई थी क्या, जो जेड स्कीम की आप पढ़ाई कर रहे थे पिछले क्लास में, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये जेड स्कीम है जो आपने पिछली क्लास में देखा था। तो ये ही PS1 और PS2 थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे बना हुआ है। पॉइंट नंबर 1, अभी अभी जो आपने PS1 और PS2 देखा है वो यही दोनों PS1 PS2 है। ये रहा आपका PS1 और ये रहा आपका PS2, जिसको आपने क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पे देखा है, राइट। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है उसके अंदर में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको याद है जब आप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर रहे थे तो वहां से प्रोटॉन भी टूट के निकल रहा था, याद आया। यस तो इसके लिए हम लोग एक आंसर क्या लिखते हैं, अगर किसी ने पूछा कि हाउ द इनर साइड ऑफ द थैलाकॉइड acquire high concentration और accumulation of protons, तो आपको पता है वहां पे आंसर क्या करना है, आपको वहां पे आंसर करना है सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी का टूटना। क्या बोला हमने, बिकॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर occurs on the inner side of the membrane of the thalamus। अब ये आपको दिख भी रहा है, आप जब अपने बुक के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो आपको एक छोटे सी जगह पे उसको भी शो किया जा रहा है कि कैसे वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो रहा है। यहाँ देखिए ये रहा, ये है, दिखा सबको, यस मैम। यस मैम। नजर आया सबको। Yes, ma'am. तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द थैलाकॉइड हो रहा है या इनसाइड द थैलाकॉइड हो रहा है, इनसाइड। वेरी Inside. गुड। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में हो रहा है या इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में हो रहा है,
inner membrane, ठीक है, वेरी गुड। तो H प्लस का कंसंट्रेशन किधर बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा या बाहर बढ़ेगा? अंदर, सब आप ही ने आंसर किया है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे आंसर कर ही रहे हैं तो हम लोग इसी पॉइंट को वापस लिखने वाले हैं और आपको एग्जाम में लिखना है। हमें यहाँ पे लिखना है कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ, as we can easily observe in this diagram that splitting of water molecule occurs inside the thylakoid या फिर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड। चाहे तो आप बोलिए अंदर हो रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा और ज्यादा एक्यूरेट क्या माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है यहाँ पे कि ये इनर साइड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अंदर की तरफ हो रहा है, तो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये पानी टूटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, यहाँ पे सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है, यहाँ पे ये प्रोटोन को भी स्प्लिट करके यहाँ से निकाला है। मतलब पानी टूटा तो अपने आप यहाँ पे ये H प्लस दे रहा है, ठीक है। तो इसने जो H प्लस दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर प्रोटोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ये है हाइपोथेसिस, लेकिन एक दूसरी खासियत क्या है इसकी कि इसमें कुछ गलत नहीं बोला हुआ है। जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो आप सही में ऑब्जर्व करेंगे कि सही में ये रीजन है। ये रीजन जो है इसके थ्रू बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फटाफट फिर से क्वेश्चन सुनिए वापस। मैंने क्या बोला, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया मेंशन द सोर्स ऑफ हाई एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन या इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, तो आप लिखिएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड। दिख रहा है आपको? मैं कुछ रटा नहीं रही आपको, जो आपको नजर आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि ATP synthesis is concerned with which ion? अब आपको वहां पे Ca प्लस प्लस लिखा है, H प्लस लिखा है, Na प्लस लिखा है, ऐसे ही रहता है नीट के एग्जाम में। तो आपको किसको मार्क करना है? H प्लस H कंसंट्रेशन को, plus, मतलब H प्लस को आपको मार्क करना है वहां पे, ठीक है। अब ये कैसे एक्वायर कर रहा है प्रोटोन? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से एक्वायर कर रहा है। तो कॉमन सेंस है कि जहां स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा वहीं पे प्रोटोन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, मतलब प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड के अंदर इसका क्या हो गया, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया। फिर क्या होता है कि हमने देखा, फिर से वापस जेड स्कीम के बारे में अगर मैं याद दिलाऊं आपको, कि हमने देखा था कि जो जेड स्कीम हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जेड स्कीम मतलब हमने इस PS2 को और इस PS1 को दोनों को एक साथ को रिलेट करके पिछली क्लास में देखा था। तो ये PS1 और PS2 को जब हमने को रिलेट किया तो इनके को रिलेशन में हमने एक और बात नोटिस करी कि प्रोटॉन जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस कर रहे हैं। मतलब है तो यही ना एक थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, अब हम कोई दूसरी चीज को उठा के लाएंगे नहीं कहीं से। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यही यहाँ पे क्या हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता हुआ वो क्या हुआ, यहाँ गया। देखा था आपने डायग्राम में? क्या मेरा बोलने का मतलब है, वापस मैं आपको जेड स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। ये देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी तक तो सर आपको याद ही हो गया, ये वाला भी एक बार फिर मैं आपको समझाती हूँ। मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर आपने ये PS2 देखा और आपने ये PS1 देखा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन जो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में कौन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? ऑब्वियस है कि थैलाकोइड का मेम्ब्रेन ही करेगा। तो यही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम में अपना मतलब मूवमेंट दिखाएगा, सबसे पहले तो एक्टिवेटेड हुआ यहाँ पे, वहां भी इलेक्ट्रॉन ही उसको ट्रिगर करने का काम कर रहे थे। ये जो पानी से टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे पिछली क्लास में। तो यहाँ आपको जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही तो ट्रांसपोर्टेशन करेगा ना, बाहर तो कोई हवा में तो भेजेगा नहीं, क्योंकि PS1 और PS2 दोनों का साइज क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। मैं यही बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हमने देखा है यहाँ पे, ये आपके बुक का जो डायग्राम है, तो वही हम यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि आपको ये जो नजर आ रहा है
PS1 और PS2, तो एक्चुअल साइड तो इसका यही है। तो अब क्या होता है, क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन का है वो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमने बोला था, तो थैलाकोइड के बाहर। आपको याद होगा हमने एक पॉइंट लिखा था, अगर याद हो किसी बच्चे को, नहीं भी याद हो तो मैं दोबारा याद दिलाती हूँ आपको। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो प्रोसेसेस आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, याद आया? Yes, sir. तो मेम्ब्रेनस पार्ट, तो अभी तो हम ल्यूमेन के अंदर घुसे ही नहीं थे, ल्यूमेन के अंदर तो हम गए नहीं थे इसके पीछे वाले प्रोसेस में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर है वो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? आउटर साइड, मतलब इस मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड में बैठा हुआ है। और जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके गया था, तो यहाँ देखिए इसने किसको ट्रिगर किया था, इसने NADP में एक हाइड्रोजन को जोड़ के NADPH बना दिया था। यही तो देखा था आपने पिछली क्लास में, ठीक है? यस मैम। तो ये जो यहाँ पे बाहर की तरफ ये गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। किसको ट्रांसफर हो गया? तो आपने उसको PS1 को ट्रांसफर कर दिया, PS1 को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर ये क्या होगा? तो अब आगे हम लोग इसमें सीखेंगे कि जब ये गया यहाँ से, तो इस पूरे फेनोमेना में क्या हुआ। मैं इसको हटाती हूँ ताकि आपको एक बात यहाँ पे नजर आए अच्छे से। आप NADP में H जोड़िएगा तो हाइड्रोजन लाइएगा ना कहीं से, पहले इतना सोचिए। Yes, sir. मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको NADP का रिडक्शन करना है, तो अगर मैंने आपको बोला कि NADP का रिडक्शन करना है, तो आप मेरे से बोलिएगा ना कि हमें हाइड्रोजन चाहिए, बोलिएगा नहीं बोलिएगा? मिलेगा तभी तो जोड़ेंगे ना, नहीं मिलेगा तो कहाँ से जोड़ेंगे? यस तो इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने तो धक्का मारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने इसको ट्रिगर किया, इसको एक्साइट करके भाग गया वहां से, वो भी ठीक है। लेकिन NADP को अगर रिड्यूस होना है तो इसको तो H+ चाहिए, और ये H+ जो चाहिए, तो ये H+ एक्चुअली में इसको कहाँ से मिलता है? तो जैसे ये ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को पास करेगा, ये प्रोटॉन को यहाँ से पास करेगा। किस लिए? अगर कोई आपसे पूछता है किस लिए, तो NADP को रिड्यूस करने के लिए। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, ये भी पता है आपको। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे H+ का जो है ये बहुत बड़ा रोल है अपने आप में, आना जाना आना जाना आना जाना H+ का लगा हुआ है। अभी अगर मैं तुरंत आगे फेनोमेना यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे इसके पहले वाले केस में, जो मैं तब से रिपीट कर रही हूँ, ये H+ का कंसंट्रेशन जो यहाँ ज्यादा है, तो यही जाके ATP सिंथेज को ट्रिगर करता है। और ATP सिंथेज इज द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ these adenosine diphosphate and 1-phosphate to form a molecule of ATP। अब देखिए पिछली क्लास में मैंने ये दिखाया था आपको, इसको भी देख लीजिए, तो याद आ रहा होगा आपको। ये एक एडेनिन है, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं। एडेनिन में हम एक शुगर ऐड करेंगे तो एडिनोसिन हो जाएगा, और इसमें 1 2 और 3 फॉस्फेट जब हम ऐड करेंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने का काम किया। तो इसी प्रोसेस के लिए ये जो आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, ये जो नीचे आप जो ये देख रहे हैं ATP, यहाँ पे बेचारा 2 ही फॉस्फेट है, ये तो ADP है। अब ADP में फॉस्फेट H3PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, फॉस्फेट को आपको जोड़ना है। इसको जब आप फॉस्फेट को जोड़िएगा तब ATP बनेगा, और ATP जो बन गया उसमें से फॉस्फेट को निकालिएगा। अगर आपको बाहर कर देना है इसको तो वापस ADP बना दीजिए, ठीक है। तो ATP का जो बनना है ये भी किसके साथ डायरेक्टली कंसर्न है? ये भी डायरेक्टली कंसर्न है प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ। प्रोटॉन दीजिए ATP बनेगा, नहीं देना आपको ATP नहीं बनेगा। ये डायग्राम आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है जो मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। ये जो है, जो हम लोग तब से एक ही डायग्राम को समझ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको ये H+ का कंसंट्रेशन देना है तो ATP बनेगा। आपको H+ का भी बोलेगा कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको सिखा रखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ
एनी काइंड ऑफ एंजाइम इन आवर लिविंग सिस्टम। मतलब अगर एंजाइम है एटीपी सिंथेज, तो एटीपी सिंथेज ही काम करेगा एटीपी बनाने का। अब आपके पास एटीपी सिंथेज नहीं है, बोलिएगा प्लांट को भाई एक काम करो ना, तो भाई काम करो, थोड़ा दूसरे एंजाइम से काम चला लो, तो ये बोलेगा मुझे कोई काम करने का शौक नहीं। जैसे आपने तो यही सीख रखा है कि जैसे एक ताले की एक स्पेसिफिक की होती है, एक चाबी होती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हर एक केमिकल रिएक्शन का जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होता है, कॉपीराइटेड होगा। एक का काम दूसरा नहीं करा सकता, दूसरे का काम पहला नहीं करा सकता, पहले का काम तीसरा नहीं करा सकता, कोई भी ये काम जो है वो नहीं कर सकता। जब भी करेगा तो वो एंजाइम ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी सिंथेज को ट्रिगर करने के लिए भी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एटीपी सिंथेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे का हम लोग बहुत सारा रोल, अब एक साथ आपको अगर ऐसा फील हो रहा हो कि बहुत ज़्यादा थियरी हो गया हमारे दिमाग में, तो मैं एक बार बहुत आसानी से स्मूथली जो है फटाफट लिख देती हूँ इसको। अभी तो मैंने 0 लेवल के पॉइंट्स लिखे थे जो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा बोले हमें याद नहीं है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, पेजेस थोड़े आगे पीछे हो गए। मैं कहाँ लिख दिया मैंने, ये रहा, यही तो मैंने 2 लाइन लिखी है। ये देखिए, पहले मैंने क्या लिखा कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो प्रोटोन ग्रेडियंट के साथ कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे तब से तुम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली एटीपी सिंथेसिस जो है वो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। फिर आप बोलेंगे हमने तो इतनी बार देख रखा है कि हम कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। दूसरी बात, जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे यही शो करने का काम कर रहा है कि इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर अगर इसका ग्रेडियंट या एक्यूमुलेशन इतना ज़्यादा है तो ये क्या काम आगे जाके करने वाला है। अब कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे से माइटोकॉन्ड्रिया का भी पूछा जाए तो वो भी क्लोरोप्लास्ट का ही वहाँ पे लिख दे, और ऑप्शन में तो खैर सारे ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग ही वहाँ पे दिए होते हैं। तो वहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो ये कंसर्न है, तो इसमें जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तब हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को, ठीक है। तो ये तो नोट पॉइंट था, और बेसिकली जो मैंने आपको इतना ही नोट करा रखा है, ये देखिए यही 2 लाइन, ये पॉइंट भी नहीं बोल सकते हैं इसको, ये तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट पेज भी कोई तो नोट ही था। चलिए, तो इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, तो पहला पॉइंट जो है उसको लिख लेते हैं। अभी अभी मतलब अभी अभी क्या, शुरू से अभी तक जो आपने सीखा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप ही आंसर देंगे और मेरे ख्याल से सारे बच्चे आंसर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं साइट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, वेरी गुड। तो ऑब्वियस है, अभी अभी आपने देखा इनर साइड ऑफ द thylakoid मेम्ब्रेन, यानी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में, ठीक है। फिर आपने क्या सीखा कि जब ये अंदर के साइड में है, तो हमने जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या निकला, द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस दैट आर, ऊपर से कोरिलेट कर रही हूँ ऊपर वाले पॉइंट से, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द splitting of water, by the splitting of water
एक्यूमुलेट मतलब जमा होना या इकट्ठा होना। एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, वो जमा हो जाता है। इतने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये तो आप बोलेंगे ये तो हम तो रट ही चुके हैं तब से सिंथेसिस। चलिए, तो ये सब क्या है, इसको यहाँ कैसे कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में ये सब कुछ आपको लिखना है, आपको जैसे आप चाहे जैसे लिखिए, आपको जैसे जिस तरीके से इसका एबीसीडी बना के लिखना है, क्या करके लिखना है, वो आपकी मर्जी, आपका फ्रीडम है। और स्टेटमेंट भी यही आप नहीं लिखने वाले, जो आपने समझा है उसको आप अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। दूसरी बात ये है, सेकंड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें पता है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स which electrons which move to the फोटो सिस्टम्स, मतलब PS1 PS2 को बोल रहे हैं हम लोग, फोटो सिस्टम्स। प्रोटॉन्स आर प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस। कोई आपसे पूछे क्यों चाहिए, तो भाई NADP का रिडक्शन कराया तो आपने, उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इट अकर्स बिकॉज the primary acceptor of electron is located। मैम इस लाइन का थोड़ा समझा दीजिए। जो अभी लिख रही हूँ उसका, हाँ मैम। अच्छा ठीक है, पूरा करके मैं बता देती हूँ। It occurs because the primary acceptor of electron is located towards the outer side of the membrane transfers its electron। एक साथ मैं सब समझाती हूँ आपको। its electron to an H carrier to an H to an H carrier। आगे इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं हम लोग, रिजल्ट भी लिख सकते हैं। रिजल्ट कर देते हैं यहाँ पे। रिजल्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल removes
remove a proton from the stroma स्ट्रोमा मतलब क्या हुआ? स्ट्रोमा मीन्स क्या हुआ? right transporting its electron to the electron carrier अब मैं इसको यहाँ पे ना ब्रैकेट में डाल देती हूँ इनर साइड ऑफ द membrane देखिए ये पूरा ही जो है, अब मैं इसको आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ, जो आपके दिमाग में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स विच मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, जो जेड स्कीम हमने बताया था इसकी बात कर रहे हैं। नो मैम। ये रहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और इस पूरे को उठा के, ये जो पूरा Z है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस पूरे Z को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इस पूरे Z को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसको उठा के जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए इस पूरे Z को उठा के, Z बोलने का क्या मतलब हुआ, ये रहा आपका PS2। यहाँ से हमने जो बोला था डाउन हिल, देखिए यहाँ ऊपर से नीचे गया, याद आया, जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हम बोल रहे थे डाउन हिल जाएगा, अप हिल नहीं बोला था हमने बोला था डाउन हिल जाएगा। तो यहाँ से कहाँ गया, ये PS1 में गया, ये दिखा आपको। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन हुआ, तो किसके थ्रू जाएगा, ये मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ ये सारा फिनोमेना जो है वो होगा, ठीक है। उसके आगे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये कहाँ प्लेस है, इलेक्ट्रॉन्स विच मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, प्रोटॉन का हो रहा है, किसका हो रहा है, प्रोटॉन का हो रहा है। तो उसमें मैंने आपको क्या सिखाया है कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन क्यों हो रहा है, तो भी देख लीजिए। ये प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन तो इसलिए हो रहा है ना कि प्रोटॉन जो है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये NADP को रिड्यूस कराने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये NADP को रिड्यूस कराने का काम कर रहा है। फिर अगर उसके आगे अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर उसको देखिए। तो जब आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोटॉन को देखा, तो it occurs because the primary acceptor of electron is located towards the outer side of the membrane, transfers its electron to an H carrier। अब ये क्या बोला जा रहा है, सो देखिए ये आपको कब समझ आएगा, ये क्या लिखा जा रहा है H कैरियर, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको देख के समझ आ जाएगा। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखते हैं, तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है, ये आउटसाइड द मेम्ब्रेन बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, ये आपको आउटसाइड द मेम्ब्रेन बैठा हुआ दिखेगा,
क्योंकि लाइट देखिए, लाइट का सोर्स यहाँ है, लाइट इधर से आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसको जो हार्वेस्टिंग करने वाला जो कॉम्प्लेक्स बैठा होगा अंदर के साइड तो होगा नहीं, बाहर के साइड होगा। कहाँ होगा वो? बाहर के साइड होगा। तो आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में वो बैठा होता है, ठीक है। तो आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में जब ये बैठा है तो जो पूरा PS2 रेगुलेट हुआ आपका, बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझने वाली है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर शुरू में कहाँ हुआ? अंदर हुआ, लेकिन जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले शुरुआती टाइम में वो कहाँ बैठा? वो आउटसाइड जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन बैठा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा मैंने। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू एन एच कैरियर। किसको ट्रांसफर करेगा ये? अपने इलेक्ट्रॉन को एच कैरियर को ये ट्रांसफर करने का काम करेगा। बोलने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर करेगा? तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे कैरियर्स लिखे हुए हैं, जैसे आपको यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन लिखा हुआ है, प्लास्टोसाइनिन लिखा हुआ है। तो इतने सारे कैरियर के थ्रू होता हुआ ये गुजरेगा, ठीक है। ये आप सीखेंगे आगे जाके, और आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी आगे क्लासेस में, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो एच कैरियर है उसको ये दिया जाता है। फिर क्या होगा? अब ये मॉलिक्यूल जो है प्रोटॉन को स्ट्रोमा में से रिमूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, बोलने का क्या मतलब है कि इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है उसको देगा ये। और जब इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन को देगा तो ये इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन क्या बोलेगा? बोलेगा मैं क्या करूंगा रख के। इसको फिर वापस कहाँ भेजा जाता है? इसको फिर वापस भेजा जाता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर NADP का रिडक्शन कराने के लिए, जिसको हम अभी अगले पॉइंट में लिखने वाले हैं। अब आया समझ में? अब क्लियर है? हाँ, अभी clear। आगे चले हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए, शायद कंफ्यूजन हो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक चीज देखिए, अच्छा मुझे एक बात आप ही बताइए, मैं तो नहीं बोलूंगी, आप खुद ही आंसर करेंगे। जब ये थैलाकोइड है तो अंदर की तरफ स्टोमा होगा या बाहर की तरफ होगा? आउटसाइड। वेरी गुड, आप ही बोल रहे हैं। NADP बाहर बन रहा है या अंदर बन रहा है? बाहर। वेरी गुड, बाहर बन रहा है। दिख रहा है सबको? NADPH कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा है। इतना दिख रहा है सबको? तो नीट का क्वेश्चन है कि जो एंजाइम जो किसी का रिडक्शन कराने का काम करता है उसमें उसको हम रिडक्टेज बोलते हैं। उस एंजाइम के नाम में हम रिडक्टेज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रिडक्टेज लगा देते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो एंजाइम जो है NADP रिडक्टेज कहाँ होगा? बाहर होगा या अंदर होगा? मैम आउटर से। कॉमन सेंस है। आप ही ने आंसर किया अभी कि जो NADPH में रिड्यूस हो रहा है तो ये बाहर हो रहा है। आपने देखा अभी अभी कि ये बाहर हो रहा है। तो बाहर हो रहा है तो इसके बीच में, जैसे किताब में मैं बच्चों को कहती हूँ कि ये मैम जो एरो डायग्राम यहाँ में भी तो एनआर बाहर भी बाहर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनआर में मतलब तो NADP रिडक्टेज ही हुआ ना। हाँ, तो यहाँ जो ये मेंशन किया हुआ है तो इसमें आप इसको, जैसे होता नहीं, कई बार बच्चे जब इसको देखते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एरो डाल के पेंसिल से कंप्लीट नेम आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? NADP रिडक्टेज है। क्या है ये? NADP रिडक्टेज है। तो ये दिस एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। समझ आया? ये तो ल्यूमेन वाला साइड हो गया ना, बाहर वाला क्या हो गया? स्ट्रोमा वाला साइड हो गया। बाहर वाला साइड कौन सा हो गया? स्ट्रोमा वाला साइड हो गया। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ होगा? स्ट्रोमा वाले साइड में होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये स्ट्रोमा वाले साइड में है तो PS1 जो है, तो PS1 क्या करेगा? PS1 यहाँ पे, जो PS1 का प्रोसेस ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस पूरे PS1 के प्रोसेस में खासियत क्या है कि आपको एक ही काम करना है। वापस से रिपीट करके मैं वही पॉइंट बोल रही हूँ, आपको NADP में एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है और इसको रिड्यूस करके इसको NADPH बना देना है।
और जब आपने इसको बनाया तो बनाने के लिए तो कहीं पे, अब मान लीजिए अपना कॉमन सेंस लगाइए, आपके घर में अगर आप महीने भर का राशन लेके आए और आप अगले नेक्स्ट पूरे मंथ इस्तेमाल कीजिएगा तो सब खत्म होगा कि बढ़ेगा? खत्म होगा ना। अगर आप उसको खर्च करते जा रहे हैं तो वो तो खत्म होगा ना। तो सवाल ये उठता है कि स्ट्रोमा वाले साइड में अगर ये एक H+ ला के यहाँ पे खुद में जोड़ रहा है NADPH बनाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, दीज प्रोटॉन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा। अगर स्ट्रोमा में भी कहीं गलती से भी कोई प्रोटॉन बढ़ा, मतलब बेचारा घूमता फिरता मिलेगा, तो ये उसको पकड़ के क्या करेगा, NADPH में खुद ही अपना रूप बदल लेगा। ये NADP से NADPH, मतलब कुल मिला के सारी तैयारी ये चल रही है कि किसी भी हाल में हमें अंदर जो H+ का कंसंट्रेशन है उसकी अपेक्षा, उसके कंपैरेटिवली बाहर H+ का कंसंट्रेशन हमें किसी भी तरह से ज्यादा नहीं होने देना है। अब समझ आया? ये ठीक है? Yes, मेरी बात समझ आई? यस yes, मैम। चलिए, तो आसान था, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। दो हमने लिखा है, दूसरा जो है मेजर पॉइंट यहाँ पे, यही आपको लिख के आ जाना एग्जाम में और वो बना लेना है, 5 मार्क्स पूरा हो जाएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना आपको उसके अंदर, जो बेसिक पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपको लिख देना है एग्जाम में। द एंजाइम, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, NADP रिडक्टेज लिख लेते हैं पहले। तो क्या होगा ना, थोड़ा हाईलाइट करने से आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा। तो आप ऑब्वियस है कि एंजाइम है, एंजाइम NADP reductase enzyme NADP reductase is located such a present is present in the soma side of the soma side of the membrane अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये तो आपने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये NADP रिडक्टेज आपको कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन्स आर required for reduction of NADP प्लस भी लिख सकते हैं हम लोग, तो NADPH, एक तो ये लिखेंगे हम आयनिक फॉर्म में, मतलब NADP प्लस, ये ज़्यादा सही होगा, NADP प्लस आयनिक फॉर्म में पहले, फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन आयन को जोड़ देंगे, H+, इसको हमने जोड़ा। अब हम कहाँ से ले रहे हैं, हम लेके तो आ रहे हैं H+, वो ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये सब कहाँ से खींच रहे हैं, ये सब हम जो स्टोमा है, जो बेचारा है, अगर उसने थोड़ा बहुत भी रखा ये ले लेगा वहाँ पे, वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, प्रोटॉन्स
also removed from the stoma of the chloroplast. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, किसी को क्लियर है? Yes, sir. असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख दूं मैं कुछ? Yes, sir. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहले मैं लिखूँ रिप्रेजेंट, क्योंकि ये आपके बदले मैं तो कर नहीं सकती, मुझे तो एग्जाम देना नहीं आपके बदले। रिप्रेजेंट सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको 3 मार्क्स में आया तो सिर्फ बनाना है, अगर आपको 5 मार्क्स में आया तो बनाने के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा एज इट इज, जैसे एनसीईआरटी में है वही, ठीक है। देन mention the source of proton accumulation inside the lumen of thylakoid। इसका क्या आंसर होगा? Splitting of water. Splitting of water inside the thylakoid membrane. ठीक है, वेरी गुड। inside the lumen of thylakoid। next, name the enzyme which reduces NADP। पता ही है आपको, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, आपको NADP रिडक्टेज है ना। which ion accumulation triggers ATP सिंथेज जो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, विच बट अभी आपने देखा है तो मैं दे रही हूँ आपको। विच आयन एक्यूमुलेशन ट्रिगर एटीपी सिंथेज टू सिंथेसाइज अब क्या होगा? क्या देखा आपने, किसका एक्यूमुलेशन अंदर ज्यादा था? H+. बस वही लिखना है इसमें भी, H+ ही आंसर होगा इसका। mention the रोल ऑफ, इस क्वेश्चन को उल्टा कर दी। मेंशन द रोल ऑफ H+ in
एटीपी सिंथेसिस। इसमें आपको ना उल्टा कर देना आंसर को। बोलने का क्या मतलब है, मैंने आपको बोला मेंशन द रोल ऑफ H प्लस इन एटीपी सिंथेसिस। तो जो क्वेश्चन आपको ऊपर वाला दिख रहा है उस लाइन को इसमें लिख देना है। बस यहाँ पे विच जो है ना उसकी जगह पे H प्लस कर देना है। कितनी मजेदार बात है। क्या बोला मैंने, विच की जगह पे यहाँ H प्लस कर दीजिए। H प्लस आयन एक्यूमुलेशन ट्रिगर एटीपी सिंथेस टू सिंथेसाइज एटीपी। हो गया इसका 5वें क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन है ना। देन है 6 mention the site of occurrence of NADP रिडक्टेज। ये भी पता ही है आपको, NADP रिडक्टेज कहाँ पाया जा रहा है? स्टोमा मेम्ब्रेन। क्योंकि ये भी हाँ आउटसाइड या स्टोमा में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ NADPH बनेगा तो ऑब्वियस वही होगा ना ये, ठीक है। तो ये हो गया, इसका भी आंसर पता ही है आपको। नेक्स्ट लिखो, with which part of chloroplast enzyme ATP synthase is concerned। मतलब ये हुआ बोलने का कि आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्या है, ग्रैनम है या ग्रैनम को रहने दीजिए। आपको ऑप्शन दिया गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थैलाकोइड, क्रिस्टा। तो किसको टिक करेंगे? थैलाकोइड को। 7th क्वेश्चन के आंसर में आपको थैलाकोइड लिखना है। विच पार्ट ऑफ विच 2 बार हो गया, मैंने बोला ये क्वेश्चन इतना लंबा सा चल रहा है, मैंने कितना सर वो लिखा। आउटसाइड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड हुआ एटीपी। विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ कॉमा जाएगा, with which part, हाँ with which part of chloroplast enzyme ATP synthase is concerned। तो हम यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। पता है मैं ना आपको अगली क्लास में एक चीज सिखाऊंगी। ये जो एटीपी सिंथेज है ना, इसका कुछ पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, समझ गए? तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, ठीक है। इसका मैं आपको दिखाऊंगी ना, इसमें पार्ट होते हैं CF0 CF1। मैम तो आप हाँ बोलिए। मैम फिर उसको डायग्राम में बाहर क्यों दिखाया गया है? देखिए थोड़ा और ध्यान से देखिए, एक जगह ना आपको CF0 लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखिए। एक जगह आप अपनी किताब में ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा आपको, आप अपने बुक में देखिए, ये दूसरा डायग्राम है, थोड़ा सा डिफर है। ये जो है, हाँ है तो यहाँ पे F0 लिखा हुआ, ये F0 है लिखा हुआ, ये जो ग्रीन यस वाला मैम। पार्ट है। तो ये जो है मैं दिखा ही देती हूँ आपको, इतना मुझे लेक्चर दे रही हूँ। एक बार आप देखेंगे तो आप खुद ही नहीं क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से। देखिए चलिए, अब इसको देख के आप ही बोलिए मुझे, अब कोई डाउट है किसी को? ये देखिए, अब है कोई डाउट इसको देखने के बाद? ये देखिए, ये पूरा एटीपी सिंथेज है। ये जो बॉल जैसा आपको दिख रहा बना हुआ, इसका कुछ पार्ट है ना अंदर एम्बेडेड, इसका अब नजर आया?
यस मैम। अब समझ आया मैंने क्यों बोला सिर्फ मेम्ब्रेन लिखूं। ये देखिए ये पूरा एटीपी सिंथेज है ये। तो तभी तो ये एक ना ऐसे पैसेज की तरह काम करेगा जो इसको देगा, मतलब यहाँ से ऐसे ले रहा है और ये एटीपी सिंथेज काम कराएगा। तो इसके पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो तब आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डायग्राम था। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो मैंने बताया, बट मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन लिखा नहीं। mention the proton accumulation site in mitochondria। अब क्या होगा? अब क्या होगा आंसर? इंटरमेम्ब्रेन। Intermembrane cells. ठीक है, वेरी गुड। देन लिखिए राइट नोट ऑन केमी ऑस्मोटिक। जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है उसको बिना देखे लिख के देखेंगे। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देन लिखिए लास्ट क्वेश्चन। mention the sites of PS1, ये मैंने पहले भी दे रखा है, और PS2 क्या होगा? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। Membrane of thylakoid. दोनों ही, हाँ दोनों ही कहाँ होता है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड में। क्लियर है बिल्कुल? आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? नो। यस मैम। चलिए लीव करूँ मैं? Thank you. यस मैम, थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट।